किसी तरह इमरान खान को सजा दे दें, पीटीआई को बाहर कर दें। हमें फील्ड तो मिली है लेकिन लेवल नहीं मिला। पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखें। जो इमरान खान लाडला रहा है अदालतों का, उसको मजीद ताकत दे रही हैं अदालतें। तारण को तो अपनी टिकट नहीं मिल रही, उन्होंने तो सिर्फ उसको एक माउथ पीस के तौर पे रखा हुआ है। आखिर ये कौन लोग हैं आर्मी चीफ वगैरह जो खुद को सुपर वजीर आजम समझते हैं? बागवी ने कहा फिर मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा, तो बिलावल भुट्टो ने कहा तुम लगा लो मार्शल लॉ जाकर। अस्सलाम वालेकुम। नया दौर मीडिया नेटवर्क प्रोग्राम है खबर गर्म। मैं हूं सज्जाद अनवर और मैं हूं नसीम सिद्दीकी। सज्जाद साहब, आज तो बड़ी मजेदार किस्म की खबरें हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बल्ले के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट में अपील लेके चला गया। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि ये लग रहा है कि जैसे इलेक्शन कमीशन की तमाम तर तवज्जो इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की ये तवज्जो है कि किसी तरह वो पीटीआई को इस इलेक्शन से बाहर निकाल दें, इस बल्ले को बाहर निकाल दें। मतलब मैंने तो अपनी जिंदगी में पहला ऐसा कमीशन देखा है जो जिस काम के लिए उसको कौम के अरबों खरबों रुपए दिए जाते हैं वो काम करने पे वो बिल्कुल तैयार नहीं है। ना उसने पंजाब के 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए, ना खैबर पख्तूनख्वा के, और अब बड़ी मुश्किल से जो हमारे पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं, गो के ये भी 90 दिन से बाहर जा चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी सारी तवज्जो ये है कि किसी तरह इमरान खान को सजा दे दें, पीटीआई को बाहर कर दें। अब देखें, ये बड़ी शर्मनाक बात नहीं है कि ये जो अपना इलेक्शन कमीशन है ये अपील में चला गया। अगर कोई और पार्टी चली जाती, कोई और वो जो कहते हैं गुमनाम बंदा है वो चला जाता, मतलब इलेक्शन कमीशन तो अपने आप को इलेक्शन से पहले ही एक्सपोज करता जा रहा है। फिर उसके बाद अपना इसी तरह फिर वो मैं इसके साथ बयान रिलेट करूंगा अपना जावेद लतीफ साहब का। तो वो कहते हैं जी हमें फील्ड तो मिली है लेकिन लेवल नहीं मिला। वो तुम्हारा लेवल है क्या? तुम्हारे लेवल पे जो बंदा आया है उसका तो तुम मुकाबला नहीं कर पा रहे। तुम्हारी सारी कोशिश ये है कि किसी तरह इमरान खान को, बल्ले को और अपना पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखें और तुम्हें हलवा बना के प्लेट में जो है ना वो इलेक्शन या वजारत अज़मा दे दीजिए। उसके अलावा आप देखें कि जिस तरह कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं, ये कौन से इलेक्शन हो रहे हैं? आपने कभी देखे हैं पाकिस्तान में ऐसे इलेक्शन? आपने माशाल्लाह बड़े इलेक्शन कवर किए हैं कि फहमीदा मिर्जा के कागजात नामजदगी नामंजूर, जुल्फकार मिर्जा, जुल्फी बुखारी, आजम सवाती, वो न्याजी जो है अपना खातून मियाँ वाली से, उनके उधर से उस्मान डार की वालदा के। मेरा मतलब है कौन इन सब चीजों के पीछे है? इसका मतलब है कि फिर पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। जो 71 में पाकिस्तान के साथ हुआ, जो 90s में हुआ, उससे कोई सबक नहीं सीखा गया अभी तक ना। मतलब ये है कि इलेक्शन का माहौल गर्म हुआ है, दुनिया में इलेक्शन होते हैं। अगर इलेक्शन में अक्सर मैंने देखा था कि लोग जेल में भी होते थे तो उनको रिहाई मिल जाती थी कि चलो इलेक्शन के बाद इनका केस चलेगा या इलेक्शन के बाद इनको हम देख लेंगे। लेकिन तो ये वो नहीं कहते, पंजाबी में कहते कड़मस, अभी इलेक्शन हुए नहीं, उससे पहले इस किस्म का माहौल बना दिया गया है। इंटरनेशनल मीडिया भी वॉच कर रहा है, तमाम तरफ इन चीजों को देखा जा रहा है। वर्ल्ड बैंक की अपनी रिपोर्ट आ गई है, मौशी इस्तेहकाम पाकिस्तान में आ नहीं रहा है। लेकिन ये जो करता धरता है, ये क्या करना चाह रहे हैं इस मुल्क के अंदर, मुझे तो सजाद साहब समझ नहीं आ रही। अगर आप कुछ बताएं तो शायद मेरी परेशानियों में कुछ कमी आ जाए। जी यार, एक तो नसीम साहब, हमारे सारे सियासतदानों का माइंडसेट एक जैसा ही है। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब इक्तदार में थे तो वो कहते थे कि फलाना भी मेरे निशाने पे है, फलाना भी मेरे निशाने पे है, फलाना भी मेरे निशाने पे है। वो लोगों के लिए स्पेस खत्म करते जा रहे थे और एस्टैब्लिशमेंट और एजेंसियों के साथ मिलके और साकब नसार के साथ मिलके उन्होंने जिस तरह तबाही मचा दी थी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की, उसके नतीजे में पॉलिटिकल स्पेस कम हुई। अब ये जो मुस्लिम लीग नून है वो क्या कह रही है? मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि जो 2018 की पोजीशन पे पाकिस्तान वापस चला जाए और जो इमरान खान को जिस तरीके से एक बूम दिया गया था वो वापस ले लें, लेकिन लोगों की राय को तो नहीं बदला जा सकता। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून तो आप तो और पिक्चर पेश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का तो ये कहना है कि पेशावर हाई कोर्ट ने अपनी हद से तजावुज किया बल्ले का निशान वापस देकर, क्योंकि ये एक फेडरल मामला था और पेशावर हाई कोर्ट को उसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए था। शहबाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर बड़ी गुफ्तगू की कि भाई एक लाडले को इस पेशावर हाई कोर्ट के एक ऐसे जज से रिलीफ मिला जिसके भाई पीटीआई में हैं और जो खुद पीटीआई का एडिशनल
मतलब एडवोकेट जनरल था केपी में। उसके अलावा आप देखें कि कल तारड़ साहब जो हैं, अता तारड़, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे अटैक किया कि सुप्रीम कोर्ट कभी इमरान खान को कहता है कि गुड टू सी यू और कभी कहता है मासूम। तो उनका कहना है कि लाडले को, जो इमरान खान लाडला रहा है अदालतों का, उसको मजीद ताकत दे रही हैं अदालतें। और आज सबसे बड़ा फैसला एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आ गया है, जिसके तहत उन्होंने एमपीओ के तहत गिरफ्तारियों को गैर कानूनी करार दे दिया है और उसकी एमपीओ की 2 शिकों को पाकिस्तान के आइन के मुतसादम करार दे दिया है। तो ये भी पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। फिर ये जो जिन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं, आपने ठीक पॉइंट आउट किया, वो जब उनके पास फोरम्स मौजूद हैं, वो जब जाएंगे ऊपर जुडिशरी के पास, हाई कोर्ट्स में, और जहां उनकी कागजात नामजदगी का अगला फोरम है, वहां पे जाके वो अपने आप को जस्टिफाई करेंगे तो उनको रिलीफ मिल सकता है। तो बेसिकली पीटीआई को अदारों के ऊपर भरोसा करना चाहिए। और इस वक्त ये जो दोनों तरफ से एक बहुत ज्यादा जहरीला मवाद पाया जा रहा है ना एक दूसरे के खिलाफ, मेरा ख्याल है उससे सियासी स्पेस और कम होगी। क्योंकि जो मुझे खतरा लग रहा है ना नसीम साहब, वो ये लग रहा है कि जैसे हमेशा एस्टेब्लिशमेंट एक पार्टी को आउट करती थी, पीपल्स पार्टी को आउट करती थी, तो उनके साथ इफ्तिखार चौधरी होता था और मीडिया होता था, वो दोनों मिलकर नीस्त नाबूद कर दिया उन्होंने पीपल्स पार्टी को। इसी तरह जब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ उन्होंने करना था तो पूरा एक मीडिया का बहुत बड़ा सेक्शन उनके साथ था, जुडिशरी उनके साथ थी, और उन्होंने मियां साहब को पैक करके लंदन भेज दिया और उनको वजारत से उतारा और वो कहते रह गए मुझे क्यों निकाला, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं सुनी। महकमा ज़राअत एक्टिव हो गया था। आज पहला मौका है कि जब एक क्राइसिस इस तरह से बढ़ गया है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है वो हो नहीं रहा, वो इंतजामिया को इस्तेमाल करके एक्शन तो कर रही है पीटीआई के खिलाफ और उनका बल्ला भी वापस ले लिया, उनके लोगों के कागजात भी मुस्तरद हो रहे हैं, उनको पकड़ा भी जा रहा है, जैसे हमारा न्याजी को मियां वाली से पकड़ा है, और लोगों के कागजात भी मुस्तरद हो रहे हैं, लेकिन इन सब लोगों को रिलीफ मिल रहा है वहां से, जुडिशरी से। आप देखो इमरान खान के ऊपर जो केस था तोशा खाना का, उससे तो उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, और जो केस है साइफर का उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो मासूम है, तो वो तो इलेक्शन से पहले बाहर आ सकते हैं। तो इमरान खान के लिए तो बेहतर सूरत हाल है नवाज शरीफ की निस्बत और पीपल्स पार्टी की निस्बत। तो इस पे मैं समझता हूं कि अब इमरान खान साहब को भी चाहिए कि वो इस लेवल पे ना जाएं कि कल को एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई रास्ता ही ना बचे, और ये जो बची खची स्पेस है पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टियों के पास, वो भी खत्म ना हो जाए और मुल्क किसी मार्शल लॉ की तरफ ना चला जाए। मुझे इसका खतरा लगता है। जी सजाद साहब, आपने बड़ी अच्छी बातों की निशानदेही की है। देखें, बिल्कुल ये मुझे तो ये समझ नहीं आती भाई स्टैब्लिशमेंट क्यों चाहती है कि पीपल्स पार्टी बाहर रहे एक दौर में आप नवाज शरीफ को निकाल देते हैं। भाई सियासतदानों का काम है, सियासतदानों को क्यों नहीं करने देते? यही वजह है कि जब तक स्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत खत्म नहीं होगी, मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। 2018 में आपने इलेक्शंस मैनिपुलेट किए, अब आपसे संभाला नहीं जा रहा। जो इमरान खान या पीटीआई की पॉपुलैरिटी हो गई है, और मेरे ख्याल से ये नफरत में पॉपुलैरिटी ज्यादा बढ़ रही है। जिस तरह आपने शाह महमूद कुरैशी के साथ सलूक किया या औरतों के साथ जो सलूक हो रहा है, तो शायद नफरत में जो है ना वो पीडीएम के खिलाफ बातें जो इतनी आगे बढ़ती जा रही। दूसरी, आपने शहबाज शरीफ और अता तारड़ की बात की। अता तारड़ को तो अपनी टिकट नहीं मिल रही, उन्होंने तो सिर्फ उसको एक माउथ पीस के तौर पे रखा हुआ है। शहबाज शरीफ साहब की बात दिल को लगती है, क्योंकि उनको आदत थी टेलीफोन करके जजों से फैसले करवाने की कि भाईजान कह रहे हैं कि जरा सजा ज्यादा कर दो, तो जुर्माना भी ज्यादा कर दो। तो शहबाज शरीफ साहब को इस बात की तकलीफ है। जब इनको लाहौर हाई कोर्ट रिलीफ देता था तो इन्होंने कभी तनकीद नहीं की। क्यों? पेशावर हाई कोर्ट क्या पाकिस्तान का हाई कोर्ट नहीं है? वो फैसला नहीं कर सकते? क्या आइन और कानून के खिलाफ है? ये जो बात होती ना, फलां का ताल्लुक पीटीआई से, फलां, तो इस तरह तो आपके भी बंदे, आपके भी जुडिशरी में पीपल्स पार्टी के बंदे सिंध में लगे हुए हैं। पंजाब के अंदर जितनी जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी है वो सारी मुस्लिम लीग नून की लगी हुई है। तो लोगों को काम करने दें। अब सिर्फ हमें ये देखना चाहिए कि क्या चीज आइन और कानून के
मुताबिक हो रही है। अभी भी आप इलेक्शन कमीशन का पूरा जोर है कागजात नामजदगी रिजेक्ट करने का। भाई आप कहते हैं फिर अदालत में आप जाएं, फिर जब आपको अदालत रिलीफ देती है तो आप अदालत के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर आपको रिलीफ दे रही है तो आप लेकिन नून लीग नसीम बड़ी खुश साहब, है। जी 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 लेकिन नसीम साहब, आपके या मेरे कहने पे तो एस्टेब्लिशमेंट अपना रोल वापस नहीं ना ले सकती। एस्टेब्लिशमेंट का एक तयशुदा रोल हमेशा रहा है और उन्होंने पेशकदमी की है हमेशा। और सियासी जमातें जो कि आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं होती, उस नफरत का हमेशा एस्टेब्लिशमेंट ने फायदा उठाया है, उस पोलराइजेशन का उन्होंने हमेशा फायदा उठाया। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब आपके कहने पे और मेरे कहने पे तो एस्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं हटेगी ना। एस्टेब्लिशमेंट का जो एक अपना दरमियान में उन्होंने एक जगह बना ली है अपनी, बहुत ज्यादा, पार्लियामेंट से ज्यादा ताकत है उन लोगों के पास। वो जो मियां नवाज शरीफ कहते होते थे कि आखिर ये कौन लोग हैं आर्मी चीफ वगैरह जो खुद को सुपर वजीर आजम समझते हैं। और ये बात ठीक थी मियां साहब की। आप देखें न कि मियां साहब को राहील शरीफ डिक्टेशन देते थे, पीपल्स पार्टी को कियानी साहब डिक्टेशन देने की कोशिश करते रहे। और इमरान खान साहब ऑन दी रिकॉर्ड है कि मुझे बाजवा साहब कहते थे ये करो और वो करो, और जब मैं उनकी बात नहीं मानता था तो फिर मेरे लिए मुश्किलात पैदा होनी शुरू हो गई। तो ये जो स्पेस ऑलरेडी उनके पास है, उसके नतीजे में वो इंतजामिया को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मुकाबला इमरान खान का मुस्लिम लीग नून से या पीपल्स पार्टी से तो कम है, क्योंकि 9 मई के बाद एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि इस पार्टी को नहीं रहने देना। आने वाले इलेक्शन में उनका बहुत सीधा सा फैसला है। अब अगर अदालतें उस फैसले को अनडू करेंगी तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो सकता है 8 फरवरी से पहले। पता नहीं आपको नजर आ रही ये जी बात जी या नहीं है? सजाद साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है। आपने कहा ना कि हमारे और आपके कहने से क्या होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन मसला ये है कि सजाद साहब आपका भी जो काम है सहाफत में चीजों को हाईलाइट करना, हमारा भी काम है, तो हम कहने से तो बाज नहीं आएंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे वो वाकया याद आ गया कि जो जरदारी साहब मौलाना फजल रहमान के बेटे या किसी अजीज की शादी में मौजूद थे और जो उनके डायलॉग हुए साजिद संजरानी के साथ, उन्होंने कहा ना कि कहाँ है तुम्हारा फैज। उसने कहा कि मेरा फैज तो अब आप ही हैं। सादक उसने कहा तुम्हें पहले ही कहा था कि इन लोगों ने चले जाना होता है। हाँ जी जी। तो उन्होंने कहा कि इन लोगों ने तो चले जाना होता है, सियासतदान ने हमेशा रहना होता है। अगर सियासतदानों को ये बात समझ आ जाए और एक दफा सियासतदान आपस में बैठ जाए जिस तरह मिसाके जमहूरियत पे बैठे थे, तो कुछ बेहतरी जरूर आई। अब इमरान खान साहब को वो जो उनके अंदर एक स्टिफनेस थी उसको खत्म होना चाहिए किसी तरह पीटीआई को ऑन बोर्ड ला के, क्योंकि पीटीआई सिर्फ इमरान खान नहीं है, पीटीआई के पीछे करोड़ों वोटर्स हैं, करोड़ों पाकिस्तानी हैं। आप उनको नल एंड वाइड नहीं कर सकते। इनको सबको मिलजुल के बैठना चाहिए। और जब तक ये सियासतदान ये फैसला नहीं करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल होना चाहिए, क्या रोल नहीं होना चाहिए। अभी आपने साबिक अतवार के तो जो आर्मी चीफ है उनका जिक्र कर दिया, अब मौजूदा का हम नहीं कर सकते जिक्र। लेकिन अगर मामलात उसी तरह चल रहे हैं तो फिर ये मामलात कहाँ जाके रुकेंगे। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, किसी मुल्क का जो है वो मुआशी इस्तेहकाम अगर खत्म होना शुरू हो जाए, आपके इन्वेस्टर्स जो है आपसे नाला होना शुरू हो जाए, आप वर्ल्ड बैंक और कब तक आईएमएफ से कर्जे लेके मुल्क चलाते रहेंगे। मुल्क में स्टेबिलिटी आ ही नहीं रही। चले अच्छा था बुरा था, 2018 में हालात अच्छे थे, 2017 में पाकिस्तान के हालात अच्छे थे, चले उसके बाद भी अगर हम देख लें तो 2021 में भी कोई इतने बुरे हालात नहीं थे। लेकिन वो जो एक ड्रामा रचाया गया, एक साजिश रचाई गई अदम एतमाद वाली, उस दिन के बाद से आज तक पाकिस्तान के अंदर ना सियासी इस्तेकाम आया है ना मुआशी इस्तेकाम आया है, बल्कि मामलात इतने बढ़ गए हैं कि आप देखें कि लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, कोई कारोबार नहीं है, कोई नौकरियां नहीं है। तो ये हालात कब सुधरेंगे? सबको मिल के बैठना चाहिए ताकि इन मामलात को देखें। माशाल्लाह पाकिस्तान है, ताक़यामत रहेगा, लेकिन उसको उसके साथ ये सलूक तो ना करें ना जो पाकिस्तान में अनाज भी देता है, फल भी देता है, बेहतरीन मौसम देता है, पाक अफवाज उस सरजमीन के लिए अपना खून का नजराना भी पेश करती है, तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है? ये सजाद साहब इसलिए दिल दुखता है कि इतना खूबसूरत मुल्क है, इतनी हमारी प्यारी फौज है, उसकी हिफाजत फरमाती है। बैरूनी दुश्मनों हमारे लिए क्या कम थे कि अंदरूनी दुश्मन भी पैदा हो गए। तो ये मामला दुरुस्त होने चाहिए। अंदरूनी दुश्मन कौन है? अंदरूनी दुश्मन कौन है?
अंदरूनी दुश्मन ये साजिशें ही है ना, जो आप कभी एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र करते हैं, कभी 9 मई हो जाता है, कभी डॉन लीक्स हो जाती है, कभी मेमो गेट हो जाता है। इस तरह के वाकयात पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए होते हैं ना, तो इनकी जल्द अज जल्द इनका रिजल्ट निकलना चाहिए। हमारी जुडिशरी को चाहिए कि वो इस तरह की चीजों के फैसले करें। ये ना हो कि एक दफा तो मेमो गेट का जो मामला है वो इतनी हाइप क्रिएट करता है मीडिया में, रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। डॉन लीक्स इतनी हाइप क्रिएट करता है, रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। 9 मई के वाकयात को भी अब आप देखें 7-8 माह हो गए हैं, उसका नहीं कोई नहीं नहीं, नतीजा नसीम साहब रुकें। मेमो स्कैंडल मेमो स्कैंडल के नतीजे में हुसैन हक्कानी, जो कि पीपल्स पार्टी का एक बड़ा एसेट था, उसको गद्दार करार दिया काजी फाइज साहब ने, और उसकी पाकिस्तान में सियासत भी बंद खत्म हो गई हुसैन हक्कानी की, और उसका पाकिस्तान में दाखिला भी बंद हो गया। पहली बात, हालांकि बाद में साबित हुआ कि मेमो स्कैंडल एक बहाना था। उसके बाद अगर आप देखते हैं डॉन लीक्स की बात, तो डॉन लीक्स ने पता कितने लोगों का सर लिया। सबसे पहले परवेज रशीद गए, जो अभी तक पॉलिटिक्स में वापस नहीं आ सके, सेनेटर नहीं बन सके दोबारा। और दूसरे वो खान साहब जो थे कराची वाले, बेचारे फौत हो गए। वो जो उनका बेटा जो उस दिन मरवत से लड़ा था वो, और मुशाहिदुल्लाह खान, और इसी तरह 2-3 बंदे और इनके गए सिर्फ डॉन लीक्स की वजह से। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन्होंने तो, और अब 9 मई की वजह से आप देख लो कि कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है पीटीआई की भी। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये डॉन लीक करने वाले या मेमो स्कैंडल करने वाले या 9 मई करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन थे? आप ये कहना चाह रहे हैं? आप ये देखिए, जिस तरह आपने मेमो गेट में हुसैन हक्कानी का जिक्र किया है, तो हुसैन हक्कानी तो इस वक्त जो पाकिस्तान के खिलाफ जो भी साजिश हुई है, जो अदम एतमाद आया, तो उसमें मेन की रोल उसने प्ले किया है। परवेज रशीद साहब आप देख लें कि नून लीग की सारी, यार यहाँ मुझे आपसे प्रॉब्लम है, पता क्या है? अदम एतमाद कहाँ आता है? वो आता है नेशनल असेंबली में। और अदम एतमाद करने वाले कौन हैं? किसी पीटीआई के डिफेक्टिव मेंबर का वोट नहीं पड़ा था अदम एतमाद में, माफ कीजिएगा। वो चले तो गए थे छोड़ के, लेकिन वोट किन के पड़े थे? वो नवाज शरीफ, इमरान खान के इत्तेहादियों के, पीपल्स पार्टी के और नून लीग के। और उस जिसको आप साजिश कहते हो, उसको तो बाजवा साहब ने कहा था कि आप नो कॉन्फिडेंस वापस ले लें, मैं इमरान खान को मनाता हूं, वो इलेक्शन करवा देगा। लेकिन इन पार्टियों ने कहा कि नहीं, बाजवे ने कहा फिर मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा, तो बिलावल भुट्टो ने कहा तुम लगा लो मार्शल लॉ जाकर। साजिश कौन सी हो गई? साजिश तो ये थी। जी जी, मेरी बात सुन ले सजाद साहब, मैंने आपकी इमरान पूरी खान बात के सुन पास ली कोई है। अक्सरियत नहीं थी कौमी मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले इत्तेहादियों के साथ वो खड़ा था, मैंगल के सजाद साहब साथ, आपकी पूरी बात के सुन ली है, साथ। मेरी बात सुन ले, टाइम कम है हमारे पास। सजाद साहब टाइम कम है, मेरी बात सुन ले। पहले तो आप साइफर को ले लें। जब आपका डोनाल्ड लू कह रहा है कि इस हुकूमत को खत्म करना है, इस प्राइम मिनिस्टर को खत्म करना है, ये मैसेज दिया जा रहा है। उसके बाद पीटीआई के 20 लोगों को आप मुनरिफ करके सिंध हाउस के अंदर वो आपको नजर आते हैं। अगर तो वो खुद से इख्तलाफ करते तो बड़ी बेहतर बात थी, उनको सिंध हाउस लाया गया, वहां ला के तो बाकी इत्तेहादियों को तोड़ने की कोशिश की गई है। वो इत्तेहादी जब टूट गए हैं और जब उनके साथ मिल गए हैं, और आपको पता है उस वक्त खालिद मक्सी के ये अल्फाज से मैं मौजूद था कौमी असेंबली के कॉरिडोर में कि जी हमें तो उधर से ऑर्डर आया है, पहले हम उधर से, अब उन्होंने कहा इधर आ जाओ, हम इधर आ जाएंगे। साजिश कैसे नहीं थी? आप कैसे कहते हैं? ये वो पीडीएम थी। अच्छा, मुझे सुने सुने सुने, नहीं मेरी बात सुने, मुझे बात मुकम्मल करने दें। सजाद साहब बात मुकम्मल करने दें। सजाद साहब बात पीटीआई का मेंबर था। सजाद साहब बात मुकम्मल करने दें, प्लीज प्लीज, थैंक यू। आप ये देखें कि बात ये है कि एमक्यूएम ने भी कहा कि हम तो बड़े कंफर्टेबल थे पीटीआई के साथ। अब जो पीडीएम, जिसके आपस में इख्तलाफात चल रहे थे, जिसने एएनपी को बीच में से निकाल दिया, जिसने पीपल्स पार्टी को निकाल दिया, यकदम उनके पास इतनी ताकत आ गई, इतनी यकजहती आ गई कि उन्होंने एक मुनज़्ज़िम और जो हुकूमत थी उसको निकाल दिया। तो ये साजिशें होती हैं, माना करें बेनजीर भुट्टो के खिलाफ जिस तरह आया था अदम एतमाद, जिस तरह उसामा बिन लादेन से पैसे दिए गए, नहीं ये सब बातें क्या भूल गए आप कि पाकिस्तान में क्यों कोई काम क्या साजिश के बगैर होता है? सिर्फ 2018 के इलेक्शन साजिश थे, बाकी पाकिस्तान में कभी कोई साजिश नहीं हुई। सजाद साहब ये ना करें प्लीज। नहीं, तो फिर आप इस तरह तो ना करें कि आप कहें कि सिर्फ जो इमरान खान को हटाया गया सिर्फ उस साजिश से मुल्क तबाह हुआ। आप भी तो ये बात करते हैं।
आपकी मैंने नहीं की हिस्ट्री ये उस बात, वक्त से शुरू मैंने होती ये है। बात नहीं की। मैंने कहा स्टेबिलिटी उसके बाद से इस मुल्क के अंदर नहीं आ पा रही। मैं तो इस बात के भी खिलाफ हूं कि 90 में अच्छा, जो लेकिन गेम चलती अब रही। आप देखें, अभी आपने जो कहा ना कि इमरान खान कुछ सीखें, कुछ बात करें सियासतदानों के साथ। आज मैं आपको याद दिलाता हूँ 2-3 बातें। जब ये कौमी असेंबली बनी थी, इमरान खान जिसका वजीर आजम बना था, उसमें मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने दोनों ने बात की थी कि आए हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, लेकिन इमरान खान नहीं माना था। उसके बाद अभी भी, आज भी मैं समझता हूं कि ये जो मुअज्जम भट्ट साहब हैं, कोई पीटीआई के तर्जमान, उन्होंने कहा है एएनपी को और पीपल्स पार्टी को मुज़ाकरात करने के लिए कि हमारे साथ आप बातचीत करें। अगर इस तरह की कोई बात शुरू होती है तो उसके नतीजे में सियासी पार्टियां मिलकर कोई रास्ता निकाल सकती हैं। लेकिन अगर जिद और हठधर्मी पे रही बात तो फिर एस्टेब्लिशमेंट फायदा उठाती जाएगी। नसीम साहब, आज हमारा टाइम तो मुकम्मल हो गया प्रोग्राम का। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।